जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि मौलाना तौकीर रजा हैं कौन और इन्होंने क्यों इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में। और मुसलमान क्यों शुक्रवार के दिन ही नमाज अदा करने के बाद दंगे करते हैं, पत्थर मारते हैं और इसका इतिहास क्या है। यानी कि इतिहास की बात करें तो पत्थर मारना इनका जैसे संवैधानिक अधिकार हो गया हो और ये हर शुक्रवार के बाद ऐसी घटनाएं निकलती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कानपुर में जब मामला आया था नुपुर शर्मा वाला, तो वो भी शुक्रवार का दिन था। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो शुक्रवार के दिन थे। खैर, वो उनका अपना पर्सनल मामला है और पर्सनल मामला कोर्ट उनका निपटाएगा। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मौलाना तौकीर रजा हैं कौन, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि मौलाना तौकीर रजा जिस चीज़ के लिए धमकी दे रहे हैं वो चीज़ आखिर सच में अवैध थी, अवैध थी। यानी कि जिस मदरसे की बात की जा रही है हल्द्वानी के, वो मदरसा अवैध था या सच में मुसलमानों की थी या किसी के खुद की ज़मीन में थी, उसको भी बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुए कानूनी प्रक्रियाओं में, क्योंकि हल्द्वानी में सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ था और पुलिस और मुस्लिम समुदाय के लोगों में झड़प हुई थी, जिसके बाद कुछ लोगों के मारे जाने की भी बातें निकल के आईं। साथ ही साथ पुलिस वालों के घायल होने की भी बातें निकल के आई। लेकिन उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए, कितने लोगों के ऊपर एफआईआर हुए, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो तौकीर रजा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए हैं। उन पर बरेली में दंगे कराने के आरोप लगाए गए थे और उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल यानी कि आईएमसी के ये प्रमुख हैं मौलाना तौकीर रजा। इन दिनों फिर से विवादित टिप्पणियों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आपत्तिजनक बातें कही। इन्होंने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन कहा? तौकीर रजा ने कहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब किसी भी प्रकार का अगर बुलडोजर चलता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून के अधिकार प्राप्त हैं और अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कही और इस बयान के बाद बवाल मच गया। हालांकि यह पहली दफ़ा नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। वह पहले से ही ऐसे विवादों के लिए जाने जाते हैं, फायर ब्रांड कह सकते हैं इनको। कौन है मौलाना तौकीर रजा? जब हम इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो कई सारी जानकारियाँ इनके बारे में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता हैं। वह सुन्नी मुसलमानों के बरेली संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। वह दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत ख़ानदान से आते हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। राजनीति में कदम रखने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं। उन्होंने साल 2001 में अपना पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद ए मिल्लत परिषद की स्थापना की थी। अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगर पालिका की 10 सीटें जीती थीं। साल 2009 में रजा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उनके सहयोग से कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी उम्मीदवार संतोष गंगवार को हरा पाए थे। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज भी दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उनसे वापस ले लिया गया था या इन्होंने खुद से वापस कर दिया था। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने दिल्ली के पार्टी अरविंद केजरीवाल, यानी कि जो दिल्ली में सरकार है, वर्तमान में पंजाब में भी सरकार है अरविंद केजरीवाल की, तो उस समय वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और इनके मुलाकात की सुर्खियां बटोरती हुई आगे बढ़ रही थी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे जेडेड के नाम से हम जानते हैं, का गठन किया। इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा का नाता इस प्रकार से है, उन्होंने द्रौपदी को लेकर, जो द्रौपदी को आप जानते ही होंगे कि महाभारत का नाम आपने सुना होगा, पांडवों का नाम सुना होगा, और पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी, को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि मुझे डर है
कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यानी कि ये वही ओवैसी के भाई वाली डायलॉग मारते हैं जो 15 मिनट की पुलिस, बाकी इन सब का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन इनको जेल जाना पड़ जाता है। ऐसे यही नहीं है, इधर से भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे हिंदू संगठनों के बहुत सारे नेता हैं और इधर इस्लामिक संगठनों से भी बहुत सारे नेता हैं। दोनों आपस में ये सब चीज़ें करते रहते हैं और इस चक्कर में जनता पिसती है और दंगा होता है तो ये नेता तो बच जाते हैं और उसमें जो पिसते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जो दंगा हुआ उसमें 4-5 लोगों के मारे जाने की खबर आई। तो कौन मारा गया? जिन्होंने दंगा करवाया, क्या वो मारे गए? नहीं मारे गए ना, इसमें मारा गया आम नागरिक। ठीक है, तो ये अपनी पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद होना तय है। इन्होंने ज्ञानवापी पर भी बहुत सारी बातें कही। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम हो जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारी अपशब्द बातें कही। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। धृतराष्ट्र कौन थे? जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ये दुर्योधन के पिता थे, जो आंखों से अंधे थे और दुर्योधन कितने भी गलत काम करता रहता था उन सबको ये एक तरह से कहते हैं इग्नोर कर देते थे, उसको कुछ भी नहीं कहते। और उसी सभा में, जिस सभा में धृतराष्ट्र बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, उसी सभा में द्रौपदी का चीरहरण भी किया जा रहा था। तो उन्हीं से तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे थे। इन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। यानी कि ये हमेशा मुसलमानों को उकसाते रहते हैं जिससे कि सांप्रदायिक तनाव बना रहे और इनकी पॉलिटिकल करियर जो है बूस्ट मारती रहे। तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं, सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। नागरिकता कानून के खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएंगे। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। यानी कि जो हिंदू दलित हैं उनको भी अपनी तरफ लेने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल जो है आप इनकी बातों से समझ सकते हैं कि युवाओं को भड़काना, जो मुस्लिम युवा हैं, साथ ही साथ जो हिंदू हैं, हिंदुओं में जाति विभाजन जैसी बातें करते हैं। जब दलित का बात करते हैं यानी कि वो हिंदू को दलित से अलग करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी पॉलिटिक्स गेम है, बस इनको आप समझने की कोशिश करिए। जो भी हमारे मुस्लिम युवा या कोई भी सुन रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, अपने नेताओं को अगर आप सुनते हैं ना तो उनसे थोड़ा समझ के रहा करिए कि वो आपको फंसाते हैं और जब आप फंस जाते हैं बस उनका काम बन जाता है, आप मरो या जियो। जैसे हर बार हर दंगे में लोग मारे जाते हैं और वो अपना पॉलिटिक्स कर लेते हैं, वो सीएम पीएम सब बन जाते हैं, विधायक सांसद बन जाते हैं और आप अल्लाह को और राम को प्यारे हो जाते हो। तो ऐसे लोगों से बड़ा सावधान रहिए करिए। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख के इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका था कि वो अपनी किताबें जला देती और भारत छोड़ दिया होता। यानी कि भारत वालों को तो छोड़िए, ये बांग्लादेश के लेखकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये है भैया तौकीर रजा, इनके बारे में हमने डिटेल से अभी जाना। अब हम जानेंगे कि जो उत्तराखंड में सारा बवाल कटा है, उस बवाल में क्या क्या चीज़ें निकल के आई, अभी तक क्या क्या हुआ है। कई सवाल इसमें उठ रहे हैं कि ये जो मदरसा था अवैध था, जिसके लिए ये तौकीर रजा जैसे लोग खड़े हो गए हैं और हिंदुस्तान में दंगे करवाने जैसी बातें कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि मदरसे पर जो सरकार ने कार्रवाई की, उत्तराखंड सरकार ने, उसमें क्या सही था क्या गलत था, ये सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं। एक बार जिन्होंने इस घटनाक्रम को नहीं जाना है उनके लिए मैं पूरे घटनाक्रम को एक सिलसिलेवार से आपको बताते चलता हूँ। 8 फरवरी 2024 की घटनाक्रम को हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोपहर का समय था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा ढहाने के बाद हिंसा वहाँ पे फैलना शुरू हुई। भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेर लिया था। चलिए थोड़ी सी और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस दंगे का, जो ये सांप्रदायिक दंगा हुआ, इसके वीडियो देखना चाहते हैं तो MPS हिंदी के शॉर्ट सेक्शन में जाएंगे तो शॉर्ट में हमने इसकी 7-8 वीडियो क्लिप डाली है और हमने पूरे रात इसको कवर किया था। मैं करीब, मुझे याद आ रहा है, मैं 10 बजे से लेके रात 2 बजे तक इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया
किया था, इसकी सारी फुटेज हमारे चैनल पर उपलब्ध है, शॉर्ट के माध्यम से उपलब्ध है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट में हम लाते हैं तो यूट्यूब की बहुत सारी कॉपीराइट पॉलिसी होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जिसके तहत हम वीडियो नहीं दिखाते हैं। लेकिन शॉर्ट में हमने कोशिश किया था कि ये चीज़ें स्टोर हो जाएँ, जिससे लोग देखें और उससे सीखें कि किस प्रकार से लोग आपको भड़काकर दंगा करवाते हैं और फिर उसके बाद आप ही मरते हैं, और जिसने दंगा करवाया होता है उसका कुछ नहीं होता, वो भाग जाता है या तो देश से छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, घटनाक्रम चल रहा था, इसमें यही बताया गया कि दोपहर उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा ढहाने के बाद हिंसा फैली। भीड़ ने बनभूलपुरा थाने को घेरा और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया और साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। हालात काबू करने के लिए दंगाइयों को फिर उत्तराखंड सरकार द्वारा, यानी कि पुष्कर धामी की सरकार की मीटिंग होती है। उसके बाद इन्हें, जो आतंकी होते हैं, उन्हें गोली मारने के आदेश जारी किए जाते हैं और हिंसा के तीसरे दिन तक अब 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 300 पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हैं। इंटरनेट डाउन है, हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी है और 10 फरवरी को कर्फ्यू हटाए जाने की बात की जा रही है, यानी कि आज के दिन कर्फ्यू हट सकता है। अब हम बात करते हैं, क्या मदरसा अवैध था, थाने में आग किसने लगाई थी और अब तक इतने घंटों के बाद क्या वहाँ पे घटनाक्रम हुए हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो घटनाक्रम हुए हैं, इस शहर में बनभूलपुरा नाम की एक जगह है, एक मलिक का बगीचा है। इस नाम को ध्यान रखिएगा, मलिक का बगीचा, क्योंकि मलिक के बगीचे में ही सारी चीज़ें हुई हैं। क्या है मलिक का बगीचा, इसको भी हम आपको बताएंगे। सरकार जो थी, यहीं पर एक मस्जिद और एक मदरसा बना हुआ था। 30 जनवरी 2024 को नगर निगम की टीम ने इस मस्जिद को अवैध बताते हुए एक नोटिस दिया। अब अगर हम 30 जनवरी 2024 कह रहे हैं तो ये 30 जनवरी की ही नहीं बात है, ये बहुत पुरानी बात है और कई सालों से इस पर कार्रवाइयाँ होती रहती, इसमें कोर्ट के भी दखल हुए थे, ये सारी चीज़ें हैं। यानी कि ये तत्काल इसको अवैध घोषित करके तत्काल नहीं गिराया गया था, ये काफ़ी सालों से इसका प्रोसेस चल रहा था। 30 जनवरी 2024 को नगर निगम की टीम इस मस्जिद को अवैध बताते हुए एक नोटिस देती है। इस नोटिस में मस्जिद और मदरसों को, यानी कि मदरसे को खाली करने के लिए 3 दिन का समय भी दिया गया था। 3 दिन बाद इस मदरसे को खाली करने के लिए एक टीम मस्जिद कैंपस में पहुंचती है। मस्जिद पहुंचने पर टीम को स्थानीय लोगों ने 2007 का कोर्ट का आदेश दिखाया। हाई कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र पर इस मामले के निपटारे के लिए आदेश दिए थे। इसके बाद मस्जिद ढहाने पहुंची टीम को वहां से वापस लौटना पड़ गया था। यानी कि 30 जनवरी के बाद जो 3 दिन बाद ये घटनाक्रम हुआ था, ये सारी हुई थी। जब इन्होंने कोर्ट का आदेश दिखाया तो वहाँ से टीम वापस आ गई थी। फिर से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कैसे वहाँ के लोग कुछ लोगों के चक्कर में पड़ के जान गंवा बैठे हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। नगर निगम का नोटिस मिलने पर घबराए स्थानीय लोग हाई कोर्ट पहुँचते हैं। हाई कोर्ट में 8 फरवरी की सुबह इस मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि कोर्ट ने ही इनकार किया था। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह के मुताबिक मदरसा और मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो सरकारी है। दोनों इमारतें खाली संपत्ति पर बनी हैं और यह इमारतें धार्मिक संरचना की तरह से कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया गया है। सरकारी कागजों में ज़मीन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, इसलिए इस पर बने मस्जिद और मदरसे के अवैध निर्माण को ढहाया गया। लोकल प्रशासन का नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 6 फरवरी को साफिया मलिक और अन्य की तरफ से हल्द्वानी नगर निगम की तरफ से दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई थी। साफिया मलिक की ओर से कहा गया था कि उनके पास ज़मीन 1937 से लीज पर है। लीज क्या होती है आपको बता दें कि कोई सरकारी ज़मीन होती है उसको लीज पर लिया जाता है, लगभग 100 साल 50 साल जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। फिर उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है, या तो आप इसको रेन्यूअल करवाइए, रेन्यूअल का मतलब कि फिर से इसको आप रिपीट कर लीजिए, या नहीं करवा पाते हैं तो आपको ये ज़मीन खाली करनी पड़ती है, ऐसे प्रावधान है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें ज़मीन पर कब्जा रखने वाले मालिक परिवार से इनहेरिटेंस में मिली है। लीज को रिन्यू करने की याचिका जिला प्रशासन के आगे लंबित पड़ी है, यानी कि रिन्यू करने के लिए इन्होंने बात रखी थी। सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से राहत नहीं दी। यानी कि लीज पर जो बातें मैं कह रहा था कि इसको रिपीट करने के लिए, रिन्यू करने के लिए बात इन्होंने की थी। जब सरकार नहीं चाहती है कि वो रिन्यू करवाए तो सरकार ने मना कर दिया और फिर कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट सबूत के तौर पर अपना आर्डर पास किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह की राहत नहीं दी, जिसके बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। मामले की अगली सुनवाई जो 14 फरवरी को होगी, ये है 14 फरवरी को होनी है, यानी कि आने वाले 4 दिनों में।
हल्द्वानी हिंसा की अगर हम टाइम लाइन की बात करें तो 8 फरवरी को क्या क्या हुआ था। तो नगर निगम की टीम वहाँ पर पहुँचती है और मस्जिद ढहाने के लिए मलिक बगीचे पर जब पहुँचती है और ढहाना शुरू करता है, तो स्थानीय लोग वहाँ पर सबसे पहले जितने वहाँ पे रास्ते थे, गलियाँ थी, उन गलियों में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आकर खड़े हो जाते हैं और सारी चीज़ों को रोक देते हैं और अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध करने लगते हैं और काम रुक जाता है। फिर लगभग शाम 5 बजे पुलिस प्रोटेक्शन में जेसीबी दोबारा शुरू होती है, लेकिन भीड़ उस समय क्या करती है कि घरों में रखे पहले से पत्थर जो जमा किए गए थे, यानी कि प्री प्लानिंग तरीके से वहाँ पे पथराव करने लगती है। नगर निगम के तमाम अधिकारी मौके पर पहुँच जाते हैं और कुछ देर बाद पुलिस पर ही चारों ओर से पथराव शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी वाहनों में आग भी लगाना शुरू कर देते हैं। फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है। प्रदर्शन उग्र होते देख पुलिस और नगर निगम की टीम अपनी जान बचाने के लिए भागती है। ये करीब शाम 6 से 7 बजे के बीच में होता है। प्रदर्शनकारी थाने तक पहुंच जाते हैं और वहां पर कांच की बोतल से हमला करते हैं। पेट्रोल बम से भी वहां पे आग लगाने की कोशिश की जाती है और आग लगाई भी जाती है। थाने में आग लगा दी जाती है। 7 बजे के बाद तब तक उत्तराखंड सरकार एक्शन में आ जाती है, क्योंकि रिपोर्ट उनके पास पहुँच जाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए। बनभूलपुरा में रामनगर, नैनीताल से अतिरिक्त फोर्स भेजी जाती है। इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और इलाके में कर्फ्यू लगाया जाता है और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हो जाते हैं। स्थानीय लोगों की प्लानिंग क्या थी? तो हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब डीएम वंदना सिंह ने किया था, तो कार्रवाई करते समय उन्होंने बताया कि हमारी टीम ने किसी को उकसाने का काम नहीं किया था, किसी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। आधे घंटे के अंदर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, ऐसा डीएम वंदना सिंह का कहना है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ही समय में चारों तरफ से पत्थर बरसाए जाने लगे। वंदना सिंह के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने यह सब प्लानिंग के तहत कर रखा था कि जब डिमोलिशन, यानी कि जब मदरसे को गिराया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो हम अटैक करेंगे और पुलिस की डिमोलेराइज करने का प्रयास करेंगे, यानी कि पुलिस को करेंगे। अच्छा, पुलिस जो वहाँ पे कर्मचारी थे, उनके जो इंटरव्यू निकल के आए, उनमें ये बताया जा रहा था कि उनको इस प्रकार से मारा जा रहा था, अगर उनके पास हेलमेट नहीं होता, उनके चेस्ट पर अगर प्रोटेक्शन नहीं लगा होता, तो इन लोगों को जान से मार दिया गया होता। इस प्रकार से इन लोगों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे और पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। हल्द्वानी हिंसा के कई घंटों बाद बनभूलपुरा में 3 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। जरूरी काम के बिना लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। शहर भर में सभी प्रतिष्ठान बंद हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं खुली है। एफआईआर की बात करेंगे तो 5000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर है। नामजद आरोपी 19 हैं, गिरफ्त में 5 से 6 लोग हैं और मौतों की बात करें तो 5 से 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। घायलों की बात करेंगे तो 500 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हैं। 2000 की शुरुआत में भी बलभूनपुरा के गफूर बस्ती में रेलवे की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण के चलते बड़ा बवाल हो चुका है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर लोगों को ज़मीन से बेदखल करने पर रोक लगा दी थी। दरअसल हल्द्वानी के जिस इलाके में लोगों का अवैध अतिक्रमण है वह करीब 2.19 किलोमीटर रेलवे लाइन का क्षेत्र है। रेलवे के मुताबिक इस लाइन पर 400 से 820 फीट चौड़ाई तक अतिक्रमण है। रेलवे करीब 78 एकड़ पर कब्जे का दावा करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगाई थी। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण बड़ी समस्या बन चुके हैं। धार्मिक संरचनाओं की आड़ में वन, पीडब्ल्यूडी, रेलवे, सिंचाई भूमि पर कब्जा करने की नीयत से मजार, मस्जिद, मदरसे बना रहे थे, जिन्हें धामी सरकार ने सख्ती से हटाना शुरू कर दिया है। धामी सरकार एक अध्यादेश भी पास कर चुकी है, जिसमें अवैध कब्जा करने वालों को 10 साल की सजा का प्रावधान है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड की 11,814 हेक्टेयर जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा सर्वे से यह भी पता चला है कि जिन 23 नदियों में खनन होता है, वहां नदी श्रेणी की वन भूमि पर कब्जे किए गए हैं। दरअसल यहां 2005 तक खनन के लिए जो लोग आते थे वो पिछली सरकारों में यही बस गए और इन लोगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। उत्तराखंड सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है, जिसके जरिए अवैध कब्जों को खाली कराया जा रहा है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण के इरादे से सड़कों, मंदिरों और गुरुद्वारों के किनारे अवैध कब्र बनाई गई है। इन कब्रों को भी हटाया जा रहा है। अगस्त 2023 तक उत्तराखंड सरकार ऐसी करीब 512 कब्रों के अवैध कब्जे को हटा चुकी है। बता दें कि सीएम पुष्कर धामी सारे जिला अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि वे बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक दबाव के अवैध रूप से बसे लोगों को हटाएं। इसी अभियान के तहत बलभूनपुरा में नगर निगम की टीम मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। तो उम्मीद है कि आज तक की सारी जो डिटेल थी हमने आपको बताया। साथ ही साथ तौकीर रजा की बातें भी हमने डिटेल में बताई, किस प्रकार से उनकी पूरी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल करियर है, यानी कि वो कांग्रेस के भी नेता रह चुके हैं,
समाजवादी पार्टी के भी रह सकते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के भी रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से भी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और बीजेपी से इनका पुराना तगड़ा झगड़ा है, क्योंकि बीजेपी को चुनाव ये हरा चुके हैं। और ये सारी चीज़ें थी तौकीर रजा की। और जो उत्तराखंड के हल्द्वानी का पूरा घटनाक्रम था वो भी हमने फिर से आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।